नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक नया नॉवल का नाम है मर्डर प्लान। ये एक सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर नॉवल है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस नॉवल के पहले पार्ट को, जिसका नाम है मर्डर प्लान। पुलिस जीप एक 4 मंजिला इमारत के सम्मुख पहुंचकर रुकी। इंस्पेक्टर बलराज कंवर और उसके मातहतों के साथ मैं यानी प्रकाश भारती भी जीप से उतरा। मेरी वहां गैर जरूरी मौजूदगी बलराज की मुझ पर खास मेहरबानी की वजह से थी। वो कुशल, मेहनती और ईमानदार पुलिस अफसर होने के साथ मेरा अच्छा दोस्त भी था। इमारत के बंद दरवाजे के सामने एक अधेड़ आदमी खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। उसके चेहरे पर भय, चिंता और व्याकुलता के मिले जुले भाव थे। उसने सिगरेट फेंककर बूट के तले से कुचल दी। इंस्पेक्टर साहब, मिमियाता सा बोला, सज्जन कुमार बावेजा की हत्या कर दी गई है। बड़े ही खौफनाक ढंग से जान ली गई है बेचारे की। लाश कहाँ है? बलराज ने पूछा। ऊपर उसी के फ्लैट में। फ्लैट खुला है? नहीं, मेरे पास फ्लैट की चाबी है। तुम्हारे पास? मेरे पास इमारत के तमाम फ्लैटों की डुप्लीकेट चाबियां हैं। तुम्हारी तारीफ? मेरा नाम मुरारी लाल है। मैंने ही आप लोगों को फोन पर हत्या की सूचना दी थी। ओह, आई सी। चलो लाश दिखाओ। मुरारी लाल ने पलटकर जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला। प्रत्येक चाबी पर नंबर खुदा हुआ था। उसने सबसे ज्यादा लंबी चाबी अलग करके की होल में फंसाकर घुमा दी। आइए, वो दरवाजा खोलकर बोला। बलराज ने अपने साथ आए एक पुलिसमैन को प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया। बाकी सब मुरारी लाल के पीछे इमारत में दाखिल हो गए। सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे। मुरारी लाल एक बंद दरवाजे के सामने रुका, जिस पर पीतल की खूबसूरत नेम प्लेट लगी थी, सज्जन कुमार बावेजा। मुरारी लाल हाथ में पकड़े गुच्छे में चाबी छांट चुका था, लेकिन उसने ताला खोलने का कोई उपक्रम नहीं किया। बस सूनी आंखों से नेम प्लेट को ताकने लगा। बेचारा बड़ा ही खामोश किस्म का सलीकेदार और बढ़िया आदमी था। वो यूं बोला मानो मरसिया पड़ रहा था। कभी जरा सी भी परेशानी नहीं थी। हर काम अपने एक खास ढंग से करता था। ऐसा वक्त का पाबंद और उसूलों वाला आदमी मिलना मुश्किल है। बलराज ने उसके हाथों से चाबियों का गुच्छा खींचकर फ्लैट का ताला खोला। अंदर चलो, वो दरवाजा खोलकर बोला। मुरारी लाल सहित हम सब जिस कमरे में दाखिल हुए वो खूबसूरत ड्राइंग रूम के अनुरूप सजा था। हर चीज साफ सुथरी और अपनी सही जगह पर मौजूद थी। वहां रहने वाला निश्चय ही सुरुचिपूर्ण आदमी था। उस कमरे में लाश का तो कहीं कोई चिन्ह नहीं था। अलबत्ता एक डिलक्स सोफा सेट सारे सेटअप से अलग जरूर था। सोफा सेट एकदम नया था, जबकि अन्य फर्नीचर समेत बाकी तमाम चीजें पुरानी और काफी इस्तेमाल की हुई नजर आ रही थी। ये नया सोफा सेट उसने कुछ दिन पहले ही खरीदा था। मुरारी लाल बोला। अगर उस बेचारे को पता होता उसका ऐसा खौफनाक अंत होने वाला था तो उसने ये नहीं खरीदना था। लेकिन ऐसी बातों का भला पहले से पता कहाँ लगता है? तुमने बताया था कि उसकी हत्या कर दी गई है, बलराज ने उसे टोका। लेकिन लाश तो कहीं नजर नहीं आ रही। लाश कहाँ है? अंदर पलंग पर। हम सब इंगित दरवाजे पर पहुंचे। अंदर झांका। वो कमरा बेडरूम था। ड्राइंग रूम की तरह वहां भी प्रत्येक चीज साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। पलंग पर पड़ी लाश के अलावा किसी चीज को असंगत नहीं कहा जा सकता था। किसी प्रकार के संघर्ष, मारपीट या छीना झपटी का कहीं कोई चिन्ह तक नहीं था। लेकिन लाश सचमुच खौफनाक थी। करवट के बल पड़ी वो लाश एक मजबूत जिस्म के कद्दावर आदमी की थी। उसके शरीर पर ग्रे कलर का शानदार सूट, मैचिंग टाई और सिल्क की सफेद शर्ट थी। पैरों में चमड़े के काले चमकीले जूते। कमीज और टाई पर सूखे खून के दाग नजर आ रहे थे। शानदार सूट कहीं कहीं से गंदा और फटा हुआ था, लेकिन शेष स्थानों पर साफ और नया था। उन स्थानों पर कोट और पैंट की क्रीज तक सही सलामत थी। कुल मिलाकर लाश एक ऐसे आदमी की थी जिसकी उम्र 35 साल के लगभग थी, जो तगड़ा, तंदुरुस्त और हर मामले में सलीकेदार था। उसके बदन पर जगह जगह मौजूद निशान उस पिटाई की कहानी कह रहे थे जो मरने से पहले उसकी की गई थी। चेहरा खरोंचों से भरा हुआ था, होंठ बुरी तरह कटे और एक कान फटा हुआ था। सर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। उसकी कलाइयां पीठ के पीछे आपस में बंधी थी। दोनों टखने परस्पर एक दूसरे के साथ बंधे थे। वो पलंग के साथ भी बंधा हुआ था।
इस काम के लिए चमड़े की नई बेल्टें इस्तेमाल की गई थी। लेकिन जिसने भी उसे पलंग के साथ इतनी मजबूती से बांधा था, उसे प्रत्यक्ष इतनी चिंता जरूर रही थी कि चमड़े की पेटियां मृतक की कलाइयों और टखनों में गड़कर जख्म ना कर दे, क्योंकि मजबूती से कसी उन पेटियों के इर्द गिर्द पूरी गोलाई में कोई नरम रोएदार चीज लिपटी हुई थी। ये क्या है? मैंने पूछा। बलराज बंधे हाथों को गौर से देख रहा था। उसने उस रोएदार चीज को हौले से छुआ। मेमने की नरम ऊन है, वो बोला। उसके लहजे में ऐसा पुट था मानो या तो खुद उसे अपनी इस बात पर विश्वास नहीं था या फिर उस ऊन की मौजूदगी से वो सोच में पड़ गया था। अजीब बात है, मैं बोला। इसे बेल्टों में लगाने की क्या तुक थी? इसने मुझे भी चकरा दिया है, बलराज विचारपूर्वक बोला। जरूर इसकी कोई तगड़ी वजह होनी चाहिए। इस बारे में थोड़ी सरखपाई करनी पड़ेगी। वो लाश का बारीकी से निरीक्षण करने लगा। उसकी निगाहें लाश के सर पर केंद्रित थी। खोपड़ी पर कई जगह कटने और गुमड़ उभरे होने के निशान थे। बलराज लाश के दाएं कान के पीछे उभरे गुमड़ और कटाव को झुककर बड़े गौर से देख रहा था। मैंने भी उस ओर तवज्जो दी। वे दोनों निशान सर में लगी अन्य चोटों के निशानों के मुकाबले कुछ हल्के नजर आ रहे थे। इसकी पिटाई के दौरान इस पर जितने प्रहार किए गए, मैं बोला, उनमें से यही दोनों हल्के नजर आते हैं। ऐसी बात है? बलराज ने पूछा। नहीं है, इसके चेहरे को देखो। देख रहा हूं, बलराज ने कहा तो नहीं, लेकिन उसके लहजे से जाहिर था वो मेरी बात से सहमत नहीं था, इसलिए मैं चुप हो गया। उसकी निगाहें लाश के चेहरे पर यूं गड़ी हुई थी मानो वो उस घातक पिटाई की सिलसिलेवार कल्पना कर रहा था जिसने मृतक की जान ली थी। ये सब बड़ा ही अजीब है, अंत में वो बोला। शव परीक्षा करने वाले डॉक्टर मुलगांवकर के लिए भी ये दिलचस्प केस साबित होगा। इस आदमी की मृत्यु का अनुमानित समय निर्धारित करने में उसे भी दिक्कत आ सकती है। मसलन कान के पीछे चोट के जिस निशान को तुम देख रहे हो, इसे जाहिर नहीं होता इस जगह हल्का वार किया गया था। फिर क्या जाहिर होता है? यही कि इसके सर पर आई ये चोट सबसे पुरानी है और इसे भरने यानी ठीक होने का काफी समय मिल गया था। बलराज की काबिलियत और सूझबूझ का मैं प्रशंसक रहा हूं, लेकिन उसकी ये बात मुझे बचकाना लगी। मैंने गौर से लाश को देखा, फिर उसकी ओर देखने लगा। तुम्हारा मतलब है ये चोट इसके मरने के बाद भरी है, यानी कि अब लाशों के जख्म भी भरने लगे? नहीं माय डियर भारती, लाशों के जख्म नहीं भरा करते, इसलिए तो कान के पीछे वाली इस चोट में मेरी दिलचस्पी है। डॉक्टर मुलगांवकर से इस बारे में खास तौर पर बातें करनी होंगी। मैं कुछ नहीं समझ सका। वो पुनः लाश के चेहरे की ओर आकर्षित हो गया। इस बार उसकी निगाहें नाक पर केंद्रित थी। वो इस ढंग से नाक का निरीक्षण कर रहा था मानो जिंदगी में पहली बार किसी की नाक देख रहा था। मुझे नाक में कोई खास बात नजर नहीं आ सकी। चेहरे के अन्य भागों की भांति नाक पर बेरहमी से की गई पिटाई के निशान मौजूद थे। दोनों नथुनों पर सूखा खून जमा हुआ था। ऊपर वाले होंठ पर भी खून की पपड़ी सी जमी थी। बलराज नाक का मुआयना कर चुका तो रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। तुम फोन करके फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट्स वालों को और एम्बुलेंस को बुलाओ। वो अपने साथ आए सब इंस्पेक्टर अश्विनी शर्मा से बोला। फोन वही पलंग के पास पड़ी छोटी सी मेज पर मौजूद था। अश्विनी शर्मा ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। बलराज ने मेरी ओर देखा। लाश के नथुनों पर जमी चीज को देख रहे हो? हाँ, मैंने तपाक से जवाब दिया। खून है। गौर से देखो और ये सोचते हुए देखो कि सिर्फ खून नहीं हो सकता। मैं पुनः चकराया, लेकिन बोला कुछ नहीं। मैंने गौर से देखा और ये सोचने की कोशिश की कि नाक पर खून के अलावा कुछ और भी था। इसके बावजूद खून के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी मैं लाश की नाक पर निगाहें जमाए रहा, शायद खून के अलावा कुछ और नजर आ जाए। क्या बात है अश्विनी? बलराज अपने सब इंस्पेक्टर से पूछ रहा था। तुम अभी तक रिसीवर उठाए खड़े हो? इसमें डायल टोन नहीं है सर, अश्विनी ने जवाब दिया। तार कटी हुई है? अश्विनी ने तार खींची। सॉकेट में लगे तारों के जॉइंट्स का मुआयना किया। कहीं कोई नुक्स नहीं था। मुझे तो कहीं कोई खराबी नजर नहीं आ रही, वो बोला। लगता है लाइन में पीछे से ही कोई नुक्स है जिसकी वजह से ये डेड हो गया है। ठीक है, तुम नीचे जाकर कहीं से फोन कर दो, बलराज ने कहा। और सुनो, इस फोन का नंबर नोट कर लो, इसकी भी कंप्लेंट कर देना। अश्विनी शर्मा बाहर निकल गया। कुछ नजर आया? बलराज ने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने मायूसी से कहा। उसने मेरे कंधे पकड़कर मुझे तनिक बाईं ओर हटाया और मेरी गर्दन एक खास एंगल पर घुमा दी। अब देखो, पहले तुम गलत एंगल से देख रहे थे क्योंकि रोशनी सीधी उसी पर पड़ रही है, उसने कहा।
फिर तनिक रुककर बोला, तुमने सिर्फ दोनों नथुनों के सिरों पर ध्यान देना है। मामूली से रंगहीन और हल्के चमकीले से निशान नजर आएंगे। मैंने गौर से देखा तो सचमुच दिखाई दिया। हाँ, दिख रहा है। मैं बोला, अगर तुम इस ढंग से नहीं दिखाते तो ये मुझे हरगिज नजर नहीं आना था। क्या है ये? तुम्हारे सवाल का सही जवाब तो लेबोरेटरी वाले ही दे सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि ये किसी कलरलेस वार्निश के दाग हैं। मैं मन ही मन बलराज की तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। बारीक दाग वार्निश से ही थे, लेकिन नथुनों पर वार्निश के उन दागों की कोई वजह मेरी समझ में नहीं आ सकी। ये फर्नीचर पर इस्तेमाल की जाने वाली वार्निश है? मैंने पूछा। हाँ, बशर्ते की और किसी किस्म की वार्निश ना होती हो। बलराज ने कहा। आओ बाहर वाले कमरे में चलते हैं, और बेडरूम से निकल गया। मुरारीलाल, एक अन्य कांस्टेबल और मैंने भी उसका अनुकरण किया। मुरारीलाल, बलराज बोला, अब मैं तुमसे चंद सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए, मुरारीलाल मरे स्वर में बोला। इस फ्लैट में कौन रहता है? मुरारीलाल के चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट हुए मानो इंस्पेक्टर ने कोई बेवकूफाना सवाल किया था। आपने दरवाजे पर लगी नेम प्लेट नहीं देखी थी? उसने पूछा। देखी थी, फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूं, या कौन रहता था? सज्जन कुमार बवेजा। अंदर जिस आदमी की लाश पड़ी है उसे तुम जानते थे? जी हाँ, वही तो यहां रहता था। यानी कि तुम लाश को पहचानते हो और इस बात की शिनाख्त करते हो कि यह सज्जन कुमार बावेजा की ही लाश है? जी हाँ। गुड। यह फ्लैट इस आदमी का अपना था या यहाँ किराएदार था? इस इमारत में सभी किराएदार हैं। यह फ्लैट खास तौर से उन व्यक्तियों के लिए है जो बारोजगार और अविवाहित हैं। हालांकि अविवाहित कोई शर्त नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसे व्यक्ति यहाँ रहते हैं। वे सब सुबह अपने काम पर चले जाते हैं, शाम को वापस लौटते हैं। मृतक भी यहाँ अकेला रहता था? जी हाँ। काम क्या करता था? मेरा मतलब उसके रोजगार से है। ये मुझे नहीं मालूम। तुमने बताया था यहाँ के तमाम फ्लैटों की चाबियां तुम्हारे पास है। क्या तुम इस इमारत के मालिक हो? जी नहीं, इसका और इसके आसपास वाली 5 अन्य इमारतों का मालिक सेठ चिमन दास है। मैं इन तमाम इमारतों की देखभाल और किराए की वसूलियाबी करता हूँ। मृतक को तुम सिर्फ इसलिए जानते थे कि वो किराएदार था, या उसके साथ तुम्हारे दोस्ताना ताल्लुकात भी थे? मैं उसे एक बढ़िया किराएदार और खुशमिजाज आदमी के तौर पर ही जानता था। किराएदारों के जाते वक्त हमेशा उनकी डुप्लीकेट चाबियां साथ रखते हो, या ऐसा सिर्फ आज ही किया था? मैं हमेशा साथ रखता हूं। कोई खास वजह? दरअसल ये सभी इमारतें पुरानी हैं और इनमें आए दिन वाटर पाइप लीक या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की घटनाएं होती रहती हैं। कई बार लोगों की लापरवाही से उनकी कुकिंग गैस भी खुली छूट चुकी है, इसलिए एहतियातन चाबियां मुझे साथ रखनी पड़ती हैं। आज इस फ्लैट में क्या था? वाटर लीकेज, शॉर्ट सर्किट या गैस खुली रह गई थी? यहां ऐसा कुछ नहीं था। मैं इरादतन बावेजा साहब के पास आया था। वजह? दरअसल अगर किसी और किराएदार की बात होती तो मैंने परवाह नहीं करनी थी। मुरारीलाल हिचकिचाता सा बोला, लेकिन मामला क्योंकि बावेजा साहब का था इसलिए मजबूरन मुझे आना पड़ा। क्या मामला था? बावेजा साहब कैसे आदमी थे मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे ये कहते खुद पर शर्म आ रही है कि मैं बावेजा साहब की नीयत पर शक कर बैठा था। मुरारीलाल शर्मिंदगी भरे लहजे में बोला, बावेजा साहब पैसे के मामले में भी बिल्कुल खरे थे। उनके अलावा हर किराएदार महीने की 10 तारीख तक किराया देता है, लेकिन हर महीने की पहली तारीख को उनका किराए की रकम का चेक मेरे पास पहुंच जाया करता है। इस दफ़ा मुझे लगा कि वो किराया दिए बगैर फ्लैट छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आज तो 3 ही तारीख है। बलराज बोला, क्या तुम अपने अच्छे किराएदारों को 2-4 दिन की भी मोहलत नहीं देते? जहाँ तक बवेजा साहब का सवाल था, उन्हें तो मैं महीने भर की मोहलत भी दे सकता था, लेकिन इस बार मैं उनका कुछ न कहना और हमेशा की तरह पहली तारीख को चेक न भेजना मुझे बहुत अजीब लगा। फिर आज सुबह विमला ने कुछ ऐसी बातें बताई, मुझे वाकई किसी गड़बड़ के आसार नजर आने लगे और मैं यहाँ आए बगैर ना रह सका। लेकिन यहाँ आने पर जो नज़ारा दिखाई दिया उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विमला कौन है? वो इन फ्लैटों में सफाई वगैरह करने आती है। उसने बताया ठीक 2 हफ्ते पहले बावेजा साहब द्वारा भेजा गया एक लिफाफा उसे मिला था। लिफाफे में खत के अलावा 300 रुपए भी थे। खत में लिखा था विमला अगले दिन से काम पर ना आए, और वे रुपए उसकी पूरी महीने की तनख्वाह थी। वो आज सुबह मेरे पास आई और बावेजा साहब के फ्लैट की जगह किसी और फ्लैट में काम दिलाने को कहा। विमला की इस बात ने मुझे बावेजा साहब पर शक करने और यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। 2 हफ्ते पहले? बलराज विचारपूर्वक स्वर में बोला।
इस बीच वो मृतक से मिली थी? नहीं, उसने सोचा बवेजा साहब फ्लैट छोड़कर चले गए थे। पिछले 2 हफ्तों में तुम मृतक से मिले थे? नहीं। इस बीच तुम्हारा परिचित कोई और उससे मिला था? पता नहीं। तभी सब इंस्पेक्टर अश्विनी शर्मा फ्लैट में दाखिल हुआ। फोन कराए? बलराज ने पूछा। यस सर, वे लोग आते ही होंगे। और इस फोन की कंप्लेंट कर दी? यस सर, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? इस इलाके के टेलीफोन एक्सचेंज में मेरा एक परिचित है। कंप्लेंट करने के बाद मैंने जल्दी नुक्स दूर करने की नीयत से उसे फोन किया तो उसने बताया ये फोन कट चुका है। कट चुका है? बिल ना देने की वजह से? नो सर, पिछले महीने की 20 तारीख को मृतक ने दरख्वास्त दी थी कि उसका फोन अस्थायी रूप से काट दिया जाए। पिछले महीने की 20 तारीख यानी 20 मार्च को? यस सर, यानी ठीक 2 हफ्ते पहले। अश्विनी शर्मा ने उंगलियों पर हिसाब लगाया। राइट सर, आज पूरे 2 हफ्ते हो गए। बलराज कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम लाश देख चुके हो अश्विनी, तुम्हारे विचार से मृतक की मृत्यु कब हुई होगी? जहां तक मैं समझता हूं उसे देर हो चुकी है सर। अश्विनी हिचकिचाता सा बोला। लाश पूरी तरह अकड़ चुकी है, लेकिन अभी उससे बदबू आनी शुरू नहीं हुई है। मेरा ख्याल है उसकी मौत कम से कम 2 दिन पहले हुई होगी। और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन हुए होंगे? करीब 3 दिन, यानी 2 हफ्ते नहीं हुए हो सकते। बिल्कुल नहीं, इस मौसम में 4 दिन में ही लाश सड़ने लगती है, अश्विनी ने जवाब दिया। ऐसा लगता है मृतक 2 हफ्ते पहले यहां से कहीं चला गया था और 2-3 दिन पहले ही वापस लौटा था। बस तभी उसकी जान ले ली गई। उसे फोन रिकनेक्ट कराने का मौका ही नहीं मिल सका। मैं समझता हूं यहां से जाते वक्त उसका जल्दी वापस लौटने का कोई इरादा नहीं रहा होगा। मैंने अपना मत व्यक्त किया। अगर ऐसा होता तो उसने अपना फोन डिस्कनेक्ट नहीं करना था। सफाई करने वाली औरत को काम पर आने से मना करने की बात तो समझ आती है। मृतक नहीं चाहता था वो रोज रोज आकर बेकार धक्के खाए, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट कराने की क्या तुक थी? इस तरह उसे फायदा तो कुछ नहीं होना था। रिकनेक्ट कराने के झंझट में पैसा और वक्त और लगना था। तुम्हारी बात में दम है भारती, बलराज मुस्कुराया। और इस लिहाज से है कि टेलीफोन डिस्कनेक्ट कराना निहायत जरूरी था, उसी तरह जैसे सफाई करने वाले को हटाना जरूरी था। क्या मतलब? मैंने पूछा। बलराज पुनः मुस्कुराया। तुमने भी लाश देखी थी? वो बोला। मृतक के बाएं हाथ पर ध्यान दिया था? मैंने मृतक के हाथों पर खास ध्यान नहीं दिया था, सिवाय इस बात के कि वे मृतक की पीठ पर आपस में बंधे हुए थे। एक दूसरे पर कसी कलाइयों की स्थिति में बंधे हाथों को एक निगाह में देखकर यह फर्क करना भी मुश्किल था कि उनमें दायां हाथ कौन सा था और बायां कौन सा। नहीं, क्या खास बात थी उनमें? आओ बताता हूं, लाश एक बार फिर देखनी पड़ेगी। हम सब पुनः बेडरूम में आ गए। बलराज ने मृतक के बाएं हाथ की ओर इशारा किया। इस दफा क्योंकि मेरी पूरी तवज्जो लाश के हाथों पर थी, इसलिए दोनों हाथों में फर्क नजर आ गया। फर्क इतना साफ था, उस तरफ पहले भी मेरा ध्यान जाना चाहिए था। बाएं हाथ की उंगलियों के अगले सिरे तनिक झुलसे हुए थे और नाखूनों के नीचे सूखा खून जमा था। पहली उंगली में नाखून के नीचे पतली छोटी सी तिली गड़ी थी, जिसका सिरा काला सा था। मुरारीलाल सिर से पांव तक कांप गया। वो तिली सी क्या है? उसने जल्दी जल्दी थूक निकलते हुए पूछा। मृतक बावेजा की कनपट्टी पर किसी कठोर चीज से प्रहार करके इसे बेहोश कर दिया गया था, बलराज ने कहा। फिर इसे पलंग पर डालकर इन पेटियों से इसकी मुस्क कस दी गई और फिर इसे बेरहमी से पीटा गया। पिटाई एक दफा नहीं, बार बार की गई थी। उसे 1 हफ्ते से भी ज्यादा तक यातनाएं दी गई थी, जिनमें से पिटाई शामिल नहीं थी। उसके बाएं हाथ की उंगलियों में नाखूनों के नीचे दांत कुरेदने वाली तिलियां गड़ाई जाती रही थी और उन्हें जलाया जाता रहा था। यातनाएं देने वाले नहीं चाहते होंगे उनके इस काम में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा हो। शायद इसलिए टेलीफोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया था और विमला नामक सफाई करने आने वाली औरत काम से हटा दी गई थी। इससे पहले कि मैं इस बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता, फ्लैट के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। फिर फोटोग्राफर और एम्बुलेंस वाले भीतर दाखिल हुए। लाश की विभिन्न कोणों से फोटो लेने के बाद उसे उठवा दिया गया। बलराज ने सब परीक्षा करने वाले डॉक्टर मुलगांवकर के नाम, मृतक की नाक पर लगे वार्निश के दाग की जांच संबंधी नोट भी लिख दिया। इस काम से फारिग होने के बाद बलराज मुरारीलाल से मुखातिब हुआ। विमला कहाँ मिलेगी? वो रघुबरपुरे में रहती है। तुमने उसका घर देखा है? जी हाँ। बलराज ने अश्विनी शर्मा को जरूरी हिदायतें देने के बाद मेरी ओर देखा। विमला के घर चलोगे भारती? जरूर।
बलराज, मुरारीलाल और मैं फ्लैट से निकले, सीढ़ियों द्वारा नीचे पहुंचे, इमारत से बाहर आकर जीप में सवार हुए और रघुवरपुरे की ओर रवाना हो गए। वो एक पुराना और खस्ता हालत का मकान था, जिसके गली की ओर खुलने वाले एक कमरे में विमला रहती थी। बलराज के संकेत पर मुरारीलाल ने दस्तक दी। चंद क्षणोपरांत जिस औरत ने दरवाजा खोला, उसकी उम्र करीब 45 वर्ष थी। सांवला रंग, छरहरा जिस्म और चेहरे पर बुद्धिमानी और गंभीरता के स्पष्ट भाव। बलराज की वर्दी पर निगाह पड़ते ही वो चौंकी, फिर मुरारीलाल को देखकर तनिक आश्वस्त प्रतीत हुई और फिर सर का पल्लू ठीक किया। कहिए, वो बोली। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं विमला, मुरारीलाल ने कहा। विमला सकुचाती सी दरवाजे से अलग हट गई। आइए, वो संकोचपूर्वक बोली। हम तीनों भीतर दाखिल हो गए। कमरा बड़ा और एकदम साफ सुथरा था। हर एक चीज साफ और बड़े ही व्यवस्थित ढंग से रखी थी। जाहिर था विमला मेहनती और सफाई पसंद औरत होने के साथ साथ कुशल गृहिणी भी थी। उसने पलंग के नीचे से 3 छोटी छोटी मुड़ियां निकालकर रख दी। बैठिए। हम बैठ गए। मुरारीलाल ने विमला को संक्षेप में बताया। सज्जन कुमार बवेजा की हत्या कर दी गई थी और इंस्पेक्टर उसी सिलसिले में उससे पूछताछ करने आया था। विमला गहन आश्चर्य एवं विश्वासपूर्वक मुरारीलाल को ताकने लगी। वो देर तक खामोश रही, फिर गहरी सांस ली। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? अंत में वो बोली। बलराज ने आरंभ में वही सवाल किए जिन्हें वो पहले ही मुरारीलाल से पूछ चुका था। विमल और मुरारीलाल के जवाबों में काफी हद तक समानता थी। उसके कथानुसार भी मृतक बवेजा खामोश किस्म का सलीकेदार, मिलनसार और बहुत बढ़िया आदमी था। वो काम क्या करता था? बलराज ने पूछा। पता नहीं, विमला ने जवाब दिया, लेकिन उसका रहन सहन ठाठदार था। शाह तबीयत वाला आदमी था। हर मामले में उसकी पसंद ऊंची थी। इन तमाम बातों से लगता था उसका धंधा जो भी था काफी कमाई वाला था। उसके किसी परिचित को जानती हो? नहीं। तुम वहां किस वक्त काम पर जाती थी? मैं उस इमारत में सुबह 10 बजे पहुंचती थी। पहले बावेजा के फ्लैट में काम करती थी, फिर 3 दूसरे फ्लैटों में। वापस कितने बजे आती थी? जब बवेजा के यहां भी काम करती थी तो 2 बज जाते थे। आजकल सिर्फ 3 फ्लैटों में काम करती हूं, इसलिए वहां 1 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाता है। बलराज कुछ देर तक चुप बैठा रहा। बवेजा के पास आने जाने वालों के बारे में कुछ बता सकती हो? अंत में उसने पूछा। नहीं, मैंने कभी किसी को आते जाते नहीं देखा। तुम्हारा मतलब है उसके यहाँ कोई नहीं आता था? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है, विमला ने इस ढंग से जवाब दिया मानो इंस्पेक्टर उसे झूठी साबित करना चाहता था। मैंने कहा था किसी को आते जाते नहीं देखा। तुम कहना चाहती हो उसके पास लोग आते थे? जी हाँ। तुम्हें कैसे पता? मैं वहां सुबह के वक्त काम करने जाती थी। कई बार नोट किया था, डस्टबिन में सिगरेट के इतने टोटे और राख होती थी कि कोई भी आदमी अकेला इतनी सिगरेटें नहीं पी सकता। किचन में शराब और सोडे की खाली बोतलें इतनी होती थी, अकेले आदमी के लिए उन सबको पी पाना नामुमकिन है। यानी वो पार्टियां देता था? जी हाँ। ऐसा अक्सर होता रहता था या कभी कभी? हफ्ते में 2-3 बार होता था। उन पार्टियों में सिर्फ आदमी आते थे या औरतें भी आती थी? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं मदद करता हूँ, बलराज ने कहा। याद करने की कोशिश करो, सिगरेट के जो टोटे डस्टबिन में पड़े होते थे उन पर कभी लाल निशान नोट किए थे तुमने? आपका मतलब है लिपस्टिक के निशान? हाँ, देखे थे तुमने? अक्सर देखती थी। गुड। आखिरी दफा ऐसी पार्टी कब हुई थी? 2 हफ्ते से तो मैं वहां गई नहीं, विमला सोचती हुई बोली। उससे 2 या 3 दिन पहले हुई थी। शराब और सोडे की जो खाली बोतलें तुम देखा करती थी, उनसे कभी अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की कि पार्टी में अंदाजन कितने व्यक्ति रहे होंगे? नहीं। वैसे ऐसा कोई अंदाजा तुम लगा सकती हो? नहीं। तुम बवेजा के यहाँ कभी शाम को या रात में भी गई थी? नहीं। बवेजा अकेला रहता था। उसने अपनी जाती जिंदगी के बारे में तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया? मैं बता चुकी हूँ, वो खामोश किस्म का आदमी था। नपीतुली सिर्फ उतनी ही बातें करता था जितनी की जरूरी होती थी। बलराज कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, बवेजा ने तुम्हें काम से हटाने के लिए चिट्ठी भेजी थी? मैं बता चुकी हूँ, लिफाफे में चिट्ठी और 300 रुपए थे, विमला ने कहा। फिर आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक मेहनतकश और ईमानदार औरत हूँ। झूठ से मुझे सख्त नफरत है। आप अगर एक ही सवाल 1000 बार भी करेंगे तो भी मैं वही जवाब दूंगी जो पहली बार दे चुकी हूँ। मैं तुम्हें झूठी नहीं समझ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं वो चिट्ठी तुम्हारे पास है? नहीं। क्यों?
मैं उसे देखना चाहता था। मुझे अफसोस है उसे मैंने तभी फाड़कर फेंक दिया था। और लिफाफा? वो भी फाड़ दिया। लिफाफा डाक से आया था? नहीं। कोई खुद देने आया था? आया तो कोई जरूर होगा, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। मैं सुबह ही घर से निकल जाती हूँ और दोपहर बाद या शाम को वापस लौटती हूँ। उस दिन जब मैं घर में पहुंची तो लिफाफा मुझे अंदर पड़ा मिला था। कोई दरवाजे की झिरी से उसे अंदर डाल गया था। उस पर डाक टिकट नहीं लगे थे। बलराज पुनः कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, बवेजा ने उससे पहले भी कभी तुम्हें चिट्ठी लिखी थी? नहीं। तुमने बवेजा के यहाँ कितना अरसा काम किया था? करीब 2 साल। उन 2 सालों में वो बराबर अपने फ्लैट में ही रहा था? बाहर भी जाया करता था? सिर्फ एक बार 3 हफ्ते के लिए कहीं गया था। 3 हफ्तों की अपनी उस गैर मौजूदगी में उसने तुम्हें भी छुट्टी दे दी थी? नहीं, जाने से पहले उसने पूरे महीने की तनख्वाह पेशगी दी थी और मुझसे कहा था रोज आकर सफाई करती रहूं। वो नहीं चाहता था बंद फ्लैट में हर चीज पर धूल जम जाए। इस बार जब उसने चिट्ठी भेजकर तुम्हें काम पर आने से मना कर दिया, तुम्हें अजीब नहीं लगा? लगा था। तो फिर तुमने ये मुनासिब नहीं समझा उसके पास जाकर इस बारे में बात करो? मैं एक शाम उसके फ्लैट पर गई थी, लेकिन ना तो मुझे खिड़कियों में से रोशनी बाहर आती दिखाई दी और ना ही डोरबेल के जवाब में दरवाजा खुला। मैं समझ गई या तो वो लंबे अरसे के लिए कहीं बाहर चला गया था या फिर फ्लैट छोड़ दिया था। ये कब की बात है? उसकी चिट्ठी मिलने के 2 दिन बाद की। तुम दोबारा नहीं गई? नहीं। इस बारे में किसी से पूछताछ भी नहीं की? नहीं, क्योंकि उस शाम उसके फ्लैट पर जाने के बाद मुझे यकीन हो गया था वो शहर से बाहर चला गया था। अगर यहीं रहता तो उसने मुझे हरगिज नहीं निकालना था। वो मेरे काम से पूरी तरह संतुष्ट था। विमला से पूछताछ के दौरान मैं खामोश बैठा ध्यानपूर्वक सुनता रहा था। अचानक मुझे याद आया तो मैं चुप नहीं रह सका। बावेजा के फ्लैट में एक नया डिलक्स सोफा सेट है। मैंने विमला से पूछा, बता सकती हो वो उसने कब खरीदा था? विमला ने असमंजसतापूर्वक मेरी ओर देखा। क्या? बलराज ने तारीफी निगाहों से मेरी ओर देखा, फिर मेरा सवाल दोहरा दिया। नया सोफा सेट? विमला ने पलकें झपकाई। लेकिन मैंने तो कोई नया फर्नीचर नहीं देखा। ड्राइंग रूम में टेपेस्ट्री का एक सोफा सेट था जो पुराना होने के बावजूद भी अच्छा और नया लगता था, क्योंकि वो अपनी हर चीज के रख रखाव का पूरा ध्यान रखने वाला आदमी था। तुम यकीनी तौर पर कह सकती हो वहां टेपेस्ट्री का सोफा सेट था? बलराज ने पूछा। मैं शर्त लगा सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ, विमला जोरदार स्वर में बोली। उस फ्लैट की एक एक चीज मुझे उसी तरह याद है जैसे घर की चीजें याद रहती हैं। बलराज खड़ा हो गया। क्या तुम हमारे साथ बवेजा के फ्लैट में चलने और एक बार उस सोफे को देखने का कष्ट करोगी? इसमें कष्ट जैसी कोई बात नहीं है। मुझे बस इतना करना पड़ेगा, चाबी पड़ोसिन को दे आऊं ताकि पीछे मेरे पति काम से लौटे तो उन्हें परेशान ना होना पड़े। विमला सहित हम जीप द्वारा वापस लौटे। बवेजा के फ्लैट में घुसते ही विमला की निगाह सोफा सेट पर पड़ी और उसने साफ इनकार कर दिया। वो सोफा सेट पहले कभी वहां नहीं देखा था। अगर मैं इसे अब अपनी आंखों से नहीं देख रही होती तो मुझे यकीन भी ना आता ये यहाँ है। वो दृढ़ स्वर में बोली। आप खुद देख सकते हैं ये बिल्कुल बेमेल है, बाकी फर्नीचर से जरा भी मैच नहीं कर रहा है। इसके अलावा आपको पूरे फ्लैट में हर चीज मैचिंग नजर आएगी। इस सोफे को यहाँ देखने के बाद भी मुझे यकीन नहीं आ रहा है इसे बावेजा साहब ने ही खरीदा था। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। सोफा सेट पिछले 2 हफ्तों के दौरान खरीदा गया था। बलराज ने विमला का शुक्रिया अदा किया और उसे पुलिस जीप द्वारा वापस उसके घर भेज दिया। विमला द्वारा दी गई इस जानकारी से बलराज इतना खुश नजर आया मानो विमला ने उसे हत्यारे का नाम पता बता दिया था। थैंक यू वेरी मच बॉस, वो मुझसे बोला। दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें बॉस कहकर संबोधित करना बलराज की खास आदत थी। फॉर आस्किंग हर अबाउट दिस सोफा, I had completely forgotten this point. It has given you some clue? मैंने जानना चाहा। Oh yes, a very solid clue. Tell me also. Wait, let the time come and you will know it yourself. मैं समझ गया वो टाल रहा था, इसलिए मैंने भी जिद नहीं की। इस तमाम चक्करबाजी में शाम हो गई थी। इमारत में रहने वाले किराएदार वापस लौटने शुरू हो गए थे। मृतक बवेजा के बगल वाले फ्लैट से आती आहटें इस बात का संकेत थी फ्लैट खाली नहीं था। बलराज ने वहीं से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन पहले उसने मृतक के फ्लैट में फिंगरप्रिंट्स लेने वालों को हिदायत दी वहां मौजूद प्रत्येक चीज से प्रिंट्स लिए जाएं। अपने एसआई अश्विनी को निर्देश दिया प्रिंट्स उतर चुकने के बाद किस तरह फ्लैट की बारीकी से तलाशी लेनी थी।
फिर मैं और बलराज बगल वाले फ्लैट पर पहुंचे। डोरबेल की आवाज के जवाब में दरवाजा खोलकर एक युवती प्रकट हुई। हम दोनों ठगे से खड़े रह गए। वो इंतहाई खूबसूरत थी। औसत कद वाले उसके जिस्म की रंगत केसर मिले दूध जैसी थी। बाल घने और एकदम स्याह काले, गोल चेहरे पर घनी पलकों से ढकी आंखें बड़ी और काली थी। नाक लंबी और सुतवा। मेकअप के नाम पर बस पतले और भरे भरे होठों पर लिपस्टिक की एक हल्की सी परत मौजूद थी। वो काले रंग का तनिक लोकट गले वाला रेशमी गाउन पहने थी, जो उसके उरोजो, पतली कमर और पृष्ठ सुडौल नितंबों पर इतना कसा हुआ था कि उसके उभारों की वास्तविक स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता था। उसकी लंबी उंगलियों के नाखूनों पर लिपस्टिक से मैच करती हुई सुर्ख नेल पॉलिश लगी थी। करीब 24 वर्षीय उस युवती के मोहक सौंदर्य में हर वो चीज अपने सही अनुपात में मौजूद थी जो किसी भी पुरुष की धड़कन तेज करके उसे दिल थामने पर मजबूर कर सकती थी। वो तनिक मुस्कुराई। मोती जैसे सफेद खूबसूरत दांत चमकने लगे और गुलाबी गालों में छोटे छोटे गड्ढे पैदा हो गए। तो दोस्तों, ये था मर्डर प्लान नॉवल का पहला पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।